नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है हर सिंगार। घर में घुसते ही अमर ने हमेशा की तरह अम्मा और भाभी को बरामदे में बैठे इंतजार करते पाया। पैर छूते ही उन्होंने झोली भर आशीष थमा दिए थे। खूब आगे बढ़ो, खूब कमाओ, खूब सुखी रहो, कभी दुख ना आए कोई। दुख का नाम लेते ही साड़ी के पल्ले से आह नाक पोंछते हुए अम्मा ने उस दुख की भूमिका बनाई जो वो बताने वाली थी। रज्जन घर छोड़कर चला गया। मातम फैल गया है शादी वाले घर में। पड़ोसी के घर की ओर देखते अम्मा की आंखों से सच में आंसू बह निकले थे। अमर ने बात को समझने की चेष्टा की। मतलब कहाँ चला गया रज्जन? धोखे से शादी करा दी गई उसकी। लड़की का बायां हाथ एकदम बेकार है, समझ लो, बस लगा है शरीर से। इतना, बस इतना ही उठता है। भाभी ने जिस तरह से नकल करके इस बारे में बताया, अमर को भाभी के शब्दों से घिन आ गई। कैसे किसी के बारे में इतना असंवेदनशील होकर बोल सकती थी वो? किसी जीते जागते इंसान की अपंगता बता रही थी या किसी खिलौने का डिफेक्ट? तो इस बात पर रज्जन चला गया? क्या मतलब, अपने वाइफ को यहीं छोड़कर चला गया? और नहीं तो क्या, कोई भी होगा यही करेगा। इतनी बड़ी बात छुपा के तो शादी हुई, ऊपर से रज्जन में तो कोई कमी है नहीं, काहे झेले वो ये सब? अम्मा ने रज्जन का फैसला सही बताते हुए कहा। रज्जन का परिवार और ये परिवार बस कहने को पड़ोसी थे। मेल मिला दोनों घरों को एक ही कर जाता था। बचपन से आज तक क्या किसके यहाँ पका कोई नहीं जानता। सारे व्यंजन मिलाकर दोनों घरों की थाली लगती थी। इस घर के दोनों लड़के और उधर से रज्जन, ये तिकड़ी मशहूर थी। तीनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़े और साथ ही पिटे भी। रज्जन की उम्र 20 साल रही होगी कि उसकी माँ चल बसी। तब से तो उसका खाना पीना, जुकाम बुखार सब कुछ इसी घर में संभलता रहा। अक्सर लोगों को यह भ्रम हो जाता था कि तीनों भाई हैं। आपका छोटा लड़का बहुत सीधा है, बड़ा और मंझला तो महा उजड़ है। अम्मा तक शिकायत आती तो वो मगन हो जाती। मंजिला हमारा नहीं, बगल वालों का रज्जन है, वैसे वो भी हमारा ही है। सभी बच्चों में ममता बराबर बटी थी, तभी तो आज दुख भी सबको भिगो रहा था। शाम को भैया दुकान से लौटे तो अमर को लेकर छत पर चले गए थे। दाएं बाएं देखते हुए दीवार के अंदर छुपा के रखी एक बोतल निकाल ली थी। अमर से भी पूछा, उसने मना कर दिया। भैया एक घूंट गटकते हुए बोले, रज्जन से हुई थी हमारी बात, अभी दोस्त के यहाँ है, आराम से, किसी से कहना नहीं। तब फिर ये नाटक किस लिए? अमर चिढ़ गया था। अरे एक लूली लड़की लाकर पटक गए सब, ठीक किया जो भाग गया। अब हालात खराब हैं सबकी, रज्जन के पिताजी की भी, लड़की के बाप की भी। वो शब्द लूली लड़की अमर को लगा जैसे एक फांस आकर गले में चुभने लगी हो। इतनी गंदी तरह से किसी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है इतनी आसानी से? ऊपर से भैया जिस आनंद से एक एक घूंट भरते हुए इस घटना के बारे में बता रहे थे, अमर को लगा जैसे किसी नाटक का एक एक भाग दिखाया जा रहा था। पहले भाग में दुख था, इस भाग में तसल्ली। पहले से पता होगा ना सबको। अमर के सामने अब भी सब कुछ स्पष्ट नहीं था। अमर के सामने भैया ने शराब की एक बड़ी घूंट लेकर असली बात बताई। रज्जन के पिताजी को पता था, वही लड़की देख कर आए थे। रज्जन को दिखाई गई सिर्फ फोटो। लड़की गजब की सुंदर है। रज्जन ने हाँ कर दी। शादी में भी हाथ ढका रहा, किसी को भनक ही नहीं लगी। यहाँ आकर असलियत खुली। भैया ने लाल भभूका आंखें मटकाई। अमर ने दीवार पर टिक कर बैठते हुए पूछा, रज्जन के घर जाने से क्या मकसद है? क्या होगा इससे? रज्जन के घर से भाग जाने का क्या मकसद है? क्या होगा इससे? भैया ने कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारते हुए कहा, ये बात, अब आया सही सवाल। देखो, रज्जन ने माहौल बना दिया है घर से भागकर। अब चाहे जो मांग ले, लड़की का बाप को देने को तैयार हो जाएगा। वैसे ठीक भी है, बुरा तो हुआ बेचारे के साथ। भैया ने सूत्रधार का रोल अदा करते हुए एक पैग और बना लिया था। अमर ने उनकी बात काटी। मुझे तो सही नहीं लग रहा है। यह कोई बात नहीं है शादी तोड़ने की या फिर मांग उठाने की। मान लो शादी के कुछ साल बाद ही होता तो?
और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी। और रज्जन खुद परफेक्ट है क्या, जो डिमांड करेगा इस बात के लिए? अमर के सामने रज्जन का पूरा व्यक्तित्व घूम गया था, उसका इतिहास भी, भूगोल भी। अमर के सवाल पर भैया भड़क गए थे। रज्जन में क्या कमी है अमर? अच्छा खासा डील डॉल है, हाथ पैर सलामत हैं, क्या फालतू बात उठा रहे हो? जाओ खाना खाओ। अमर बगल वाले घर में झांकता हुआ सीढ़ी उतरा। अम्मा की बात सही थी, मातम ही पसरा हुआ था। घर का लड़का गायब था। रिश्तेदार खा पीकर माहौल उड़ाकर नई बहू को खरी खोटी सुनाकर वापस चले गए थे। आंगन में बैठे रज्जन के पिताजी की आंखें अमर से टकरा गई। कब आए बेटा? हल्की कांपती आवाज में उन्होंने पूछा। अमर ने सबसे नीचे वाली सीढ़ी फांद कर बगल वाले आंगन में पैर रख दिया। आज सुबह ही आया ताऊ जी, शादी में आ नहीं पाया। उनके पैर छूते हुए जाने कैसे अमर के मुंह से बात निकल गई थी। काहे की शादी बेटा, जानते तो होंगे तुम भी। रज्जन घर छोड़कर चला गया। आज फोन आया था, कह रहा था कि लड़की के पिता से कार दिलवाओ, नहीं तो तलाक देगा। अब बताओ बेटा, क्या करें हम? अमर को लगा ताऊ जी का चेहरा किसी काले धुएं से भरा हुआ हो और आंखें किसी गड्ढे में धंसती जा रही हो, हर बीतते पल के साथ। बहुत अच्छी बहू लाए हम, बस वही हाथ वाली बात को लेकर हल्ला हो गया। कितनी पढ़ी लिखी है, रज्जन तो कहीं नहीं टिक सकता उसके सामने। बहू से मिलोगे? अमर के जवाब देने से पहले ही वो किसी आवाज को देकर बहू को बुलवा चुके थे। थोड़ी देर में ही छम छम पायलों की आवाज अमर के पास आकर थम गई थी। आओ बहू बैठो, ये अमर है। रज्जन और ये साथ ही बड़े हुए हैं, रात दिन का साथ रहा दोनों का। और ये सियोली है, हमारी बहू। ताऊ जी ने परिचय की गांठ में दो अपरिचित नामों को बांध दिया था। दोनों तरफ से नमस्ते के लिए हाथ उठे। रज्जन के साथ इसकी छोट जोड़ी एकदम बेमेल थी। कहाँ रज्जन का धूर्तता से भरा चेहरा, जिसमें पान मसाला गुलगुलाने की आदत उसको और भी विभत्स बना जाती थी, और कहाँ इस लड़की का मासूम चेहरा, जिस पर सुघड़ता और शिक्षा के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। क्या नाम बताया था ताऊ जी ने? सियोली। अमरवानी मन बुदबुदाया। सियोली यानी हर सिंगार। आंगन में लगे पेड़ पर नजर टिक गई। इस पेड़ के फूल बस गिरने के लिए जन्मते हैं क्या? ताऊ जी मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। उस माहौल में वहाँ और थोड़ी देर बैठना संभव ही नहीं था। अगले ही दिन सुबह फिर आमना सामना हुआ। वो कपड़ा आपकी छत पर चला गया है। मंदिर की घंटी जैसी आवाज ने अमर का ध्यान भंग किया। बगल वाली छत पर खड़ी सियोली एक कपड़े की ओर इशारा करके कह रही थी। अमर ने अपनी छत पर आया वो कपड़ा देखा। ये आपका है? हाँ ये। बगल वाली छत पर बढ़ते हुए अमर ने तार पर कपड़े फैलाती सियोली के हाथों पर गौर किया। बायां हाथ पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाता था, इसमें मिट्टी लग गई है। अमर ने वो कपड़ा सियोली को थमाते हुए कहा। उसने तुरंत कहा, हाँ फिर से धोना पड़ेगा। अमर उसके चेहरे पर फैली शांति देखकर हतप्रभ था। कौन कहेगा मन के अंदर ये इतने तूफान समेटे बैठी हुई थी। कितने ही सवाल अमर की जुबान तक आकर लौटते रहे। कैसे बात शुरू करता? सियोली ने ही सवाल पूछकर ये समस्या हल कर दी थी। पिताजी बता रहे थे आपकी जॉब के बारे में। इतना कठिन एग्ज़ाम बैंक पीओ का आपने क्वालिफाई कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमर ने थैंक्स कहने के साथ ही पूछ भी लिया, आपने क्या किया हुआ है, मतलब क्वालिफिकेशन? हिंदी में एमए हूँ। आगे रिसर्च के लिए सोचा था, लेकिन घर में कोई माना नहीं, बस शादी की रट लगा दी गई। अमर ने देखा कि शादी के नाम से उसका चेहरा ऐसे उमला गया था जैसे कोई गुलाब का फूल तोड़कर तपती धूप में रख दिया गया हो। हिंदी लिटरेचर में मेरा भी इंटरेस्ट है, काफ़ी पढ़ता हूँ। अच्छा, आपके पास किताबें हों तो दीजिएगा, यहाँ दिन भर खाली क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। सियोली के जीवन का अकेलापन उसके चेहरे पर आकर पसर गया था। खाली बाल्टी उठाकर वो तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ गई थी।
अमर सीढ़ियाँ उतरती उस धैर्य की मूर्ति को देखता रह गया था। दिमाग में इतने सवाल लिए, ये लड़की रहती कैसे होगी। अगली सुबह ठीक उसी वक्त किताबों का पोलिंदा लिए अमर छत पर जा पहुंचा था, या शायद थोड़ा जल्दी आ गया था। सियोली अभी तक नहीं आई थी। ये रही आपकी किताबें। थैंक्स, वो बस इतना ही बोल पाई। थैंक्स की कोई बात नहीं। अमर ने जिस भावना के अभिभूत होकर कह दिया था, उस भावना को उस समय संवेदनशीलता ही नाम दे सकते थे। हालांकि आने वाले समय में इस भावना का नाम मित्रता हो गया था। 15-20 दिनों में ही वो छत साक्षी हो चुकी थी उस मित्रता की, जहां वो बातें की जाने लगी थी जो कहीं और नहीं की जा सकती थी। अमर अपने लिए आए रिश्तों के बारे में बताता और सियोली थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपनी उलझनों का जिक्र भी छेड़ती। कभी ताऊ जी की बीमारी से संबंधित सलाह लेती, कभी बीते कड़वे संस्मरण साझा करती। आपका नाम बहुत अच्छा है सियोली, किसने रखा? अमर के पूछते ही उसकी आंखों में पानी तैर गया था। पता नहीं किसने रखा, पर सही नहीं किया। स्कूल कॉलेज सब जगह सियोली और मेरी अपंगता की तुकबंदी मिलाई गई। चुटकुले बने, सियोली, लूली। आंखों में भरे आंसू बात पूरी करते हुए छलक भी आए थे। अमर ने बात संभाल ली थी। सियोली यानी हर सिंगार। जितनी अच्छी सूरत उतनी ही अच्छी सीरत। पता है ना आपके इसके औषधीय गुणों के बारे में? सियोली के बहते आंसुओं पर जैसे किसी ने बांध बना दिया था उस दिन। आंसू रुके, मुस्कान की ऊर्जा बिखर गई। उस दिन के बाद तो जैसे सच में हर सिंगार थोड़ा और समृद्ध हो उठा था, आंगन वाला भी, छत वाला भी। और धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि उसकी खुशबू से अमर अछूता न रह सका। अमर छत पर जाने के बहाने ढूंढता, कभी मैसेज करके किसी काम के बहाने से उसको छत पर आने को कहता। हिंदी साहित्य की बातें होती, कविताएं सुनाई जाती, साहित्यिक बहस भी होती। अमर उससे मिलकर आता तो उसको लगता आंगन में लगा हर श्रृंगार फूलों से अचानक लद गया हो। एक दिन सियोली ने भरी आवाज में पूछ लिया था, आप बताइए मुझे, क्या अपंगता केवल शारीरिक होती है? रज्जन भी तो अपंग है। किसी की शैक्षणिक अपंगता कब गिनी जाएगी? केवल यही नहीं, किसी लड़के के घर वालों को ब्लैकमेल करके कार मांगना, ये सोच, ये सामाजिक अपंगता नहीं? मैंने मना कर दिया था कि केवल 8वीं पास लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी इस शारीरिक कमी को बार बार जताकर रिश्ता तय कर दिया गया था। बोलते हुए वो फफक कर रोने लगी थी। अमर किताबें थाम कर नीचे आ गया था। सियोली को कहीं एक एक बात सच थी, लेकिन इस सच को कौन मानने को तैयार होता? सियोली के बारे में सोचते हुए अमर बहुत दूर तक सोचता चला गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज उसके बारे में सोच रहा था। कुछ दिनों से उसने महसूस किया था कि जब तक छत पर न जाए लगता ही नहीं कि दिन हुआ भी है। अम्मा से या ताऊ जी से कुछ कहना इतना आसान नहीं था। भैया से ही सियोली के बारे में बात की जा सकती थी। रात में भैया छत पर होते थे। इसी उम्मीद में अमर छत पर पहुंचा। भैया वहां थे ही नहीं, लेकिन मेज पर रखी बोतल और ग्लास में बची शराब उनकी थोड़ी देर पहले की उपस्थिति दर्ज करा रही थी। अमर निराश होकर नीचे लौट आया। रात गहरा रही थी। बात सुबह तक टाल दी, लेकिन सुबह तो कुछ और ही बवाल लिए खड़ी थी। जबान संभाल कर बात करिए ताऊ जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। भैया की गरजती आवाज़ सुनकर ही अमर की आंख खुली थी। बाहर एक आकर देखा, इधर भैया, भाभी, माँ, उधर दूसरी तरफ ताऊ जी और एक खम्भे की ओट में खड़ी सियोली। क्या हुआ भैया? अमर ने भैया के पास जाकर पूछा। उनकी आंखें आग उगल रही थी। होना क्या है? खुद का पति छोड़कर चला गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि रात में इसकी छत पर मैं गया था। अरे अच्छी खासी बीवी है, इसके पास काहे जाएंगे? ये तो अमर उनको खींचता हुआ अंदर लाने लगा था। भैया चिल्लाते जा रहे थे। कल रात 12 बजे तो घर लौटा हूँ, कह रही है 10 बजे इसकी छत पर गया मैं। भैया को पकड़े हुए अमर के हाथ एकदम से ढीले पड़ गए। अगर भैया ने ये सफाई ना दी होती तो शायद वो भैया को ही सही मानता, लेकिन कल रात वो खुद बोतल लेकर आया था, देख कर आया था, ठीक उसी जगह जहाँ भैया बैठकर पीते थे।
अमर के मन में गुणा भाग अब भी चालू था। भैया घर आने की बात छूट के बोल रहे थे। कुछ तो था जो मुट्ठी में छुपा हुआ था। भैया ये सब क्या बोला जा रहा है? अमर ने अंदर आकर पूछ लिया था। भाभी ने चेहरा घुमाकर बात टाल दी थी। अम्मा भड़क उठी थी। ये तुम अपने बड़े भाई से पूछ रहे हो? शर्म नहीं आती? भैया ने अम्मा की ओर देखा, फिर अमर की ओर, फिर आंखें मटकाते हुए बोले, इसको किस बात की शर्म आएगी अम्मा? इसका नैन मटक्का चल रहा है। पूरा मोहल्ला देखता है। छत पर खड़े होकर रोज बतियाते हैं। अम्मा इसके आगे सुन ही नहीं पाई थी। बेड का कोना पकड़कर लड़खड़ा गई थी। अमर ने आगे बढ़कर संभाला न होता तो गिर गई होती। हमारी कसम खाकर बताओ अमर, ये सब सच है? अम्मा ने अमर का हाथ लेकर अपने सिर पर रख दिया था। अमर ने झटके से अपना हाथ खींच लिया था। पहले भैया का हाथ अपने सिर पर रखवा कर पूछिए कि वे वहां कल गए थे या नहीं। भैया को तो जैसे बिजली का नंगा तार छू गया था। पहले बताओ तुम किस लिए जाते हो? भैया तमीज से बात करिए। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरी तरह नहीं हूँ। किस लिए बात करते हो फिर? शादी करोगे क्या? जाओ कर लो, हाथ देखे हैं ना उसके। किसी दानव की तरह अट्ठास करते हुए भैया कमरे से बाहर निकल गए थे। अमर घर में रुक ही नहीं पा रहा था। बाहर आते ही उसने सबसे पहले फ़ोन ही करना ठीक समझा था। हेलो सियुली, सुनो, कुछ बात करनी है। किस लिए फ़ोन किया है? सवाल पूछते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। थोड़ी देर बाद वो सुबकने भी लगी थी। अमर ने इससे ज़्यादा बेबस कभी महसूस ही नहीं किया था। सियुली, मेरी बात सुनो, मुझे पता है सच क्या है। हेलो, सुन रही हो ना? एक बात बताओ। पूछिए। उधर से हल्की सी आवाज़ आई। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? अपने घर चली क्यों नहीं जाती? किस घर की बात कर रहे हैं आप? मायके की? वो मेरा घर होता तो मुझे ले नहीं जाया जाता अब तक। भाई कह चुका है साफ साफ, बोझ हूँ मैं सब पर। सियोली की आवाज़ फिर भर आई थी। अमर ने एक लंबी सांस लेकर पूछा, तुम क्या सोचती हो खुद को? कल सब आ रहे हैं, पापा और रच्चन भी। कल पता चल जाएगा कि क्या करना है। तुमने ठीक से सुना ही नहीं। मैंने यह नहीं पूछा था कि तुमने आगे के लिए क्या सोचा है। मैं यह पूछ रहा था कि तुम अपने आप को क्या सोचती हो। तुम भी बोझ मानती हो खुद को? थोड़ी देर उधर शांति रही, फिर जवाब आया, सच बताऊं? हाँ, बिल्कुल सच। बचपन से अब तक अपने अधूरेपन को लेकर इतना कुछ सुना कि मन में कुंठा तो बैठ ही गई थी। फिर शादी के बाद ये कुंठा और बढ़ी। लेकिन सियोली कुछ बोलते बोलते रुक गई थी। अमर ने बात पूरी करने के लिए कहा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आपने मेरे अंदर की कुंठा को काफ़ी हद तक कम किया है, या कह लीजिए ख़त्म ही कर दिया है। अमर को लगा जैसे सियोली सामने होती तो ये बात सुनते हुए उसको देख भी लेता। चेहरे पर कौन सा रंग आया होगा इस वक्त? दोस्ती का या फिर कुछ और कुछ कहना चाहती हो? अमर कुछ और भी सुनना चाहता था। सियोली ने कहा भी, शायद मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस मेरे ऊपर लगा ये दाग हटा दीजिए कि मैं झूठ बोल रही थी। सबके सामने कह पाएंगे आप अपने भाई की असलियत? आप मेरा साथ देंगे? तुमसे कुछ पूछना था, बताओगी? अमर ने जवाब देने की बजाय एक और सवाल पूछ लिया था। पूछिए। बहुत धीमी आवाज़ सुनाई थी। मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही, तुम मेरे साथ आगे तक चलोगी? सियोली थोड़ी देर चुप रही थी। फिर अमर ने ही फ़ोन काट दिया था। उसको खुद नहीं पता था कि कल क्या होने वाला था। अगली सुबह सब इस तरह बारूद से भरे पड़े बैठे थे कि एक तिल छुआते ही सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ताऊ जी, भैया, रज्जन, अम्मा, भाभी, अमर, सियोली के पिताजी और हर बार की तरह ओट में खड़ी हुई सियोली। बारूद के ढेर पर पहली तिल्ली रज्जन ने छुआई। सियोली के पिता की ओर देखते हुए बोला, ये सब आपका किया धरा है। आपको तो पता था ना कि लड़की ठीक नहीं है, फिर क्यों छुपाई ये बात? हमको लगा तुम्हारे पिता जानते हैं, तुमको बता देंगे। सियोली के पिताजी निगाहें चुराते हुए बोले,
रज्जन भड़क गया था। कतई नहीं, जानबूझकर छुपाई गई बात। दोनों बुड्ढों की मिली भगत थी। लाकर थोप गए इसको हमारे ऊपर। बदतमीजी की सीमाएं लांघते हुए रज्जन दहाड़ा। अब बारी भैया की थी। रज्जन को समझाते हुए बोले, या तो तुम अपने ससुर से कहो मुआवजा भरे इस शादी का, या तो इस लड़की को भेजो मायके। खाली बैठी हम सबके करैक्टर पर उंगली उठा रही है। अब तुम बताओ रज्जन, मैं इसके पास जाऊंगा? तिरछी मुस्कान फेंकते हुए भैया ने चोर नजरों से सियोली को देखा। वो अभी भी चुप ही थी। रज्जन को भैया की बात से बल मिला था। सीना तान कर आगे बढ़ा। हाँ, या तो कार दे जाइए, नहीं तो अपनी लड़की ले जाइए। 2 दिन के अंदर कागज भिजवा दूंगा तलाक के। चुटकी बजाते हुए रज्जन अच्छा खासा लफंगा लग रहा था। कार का इंतजाम हो जाएगा रज्जन बाबू, आप बात को यहीं ख़त्म करिए। सियोली के पिताजी ने अचानक हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया था। अमन ने कोने में खड़ी सियोली को देखा। ठीक उसी वक्त सियोली ने भी उसको देखा। आंखों ही आंखों में संबल, विश्वास और भरोसे के संदेश भेजे गए। सियोली के पैर आगे बढ़े। किस बात के लिए कार चाहिए आपको? सियोली ने रज्जन की कुर्सी के पास जाते हुए पूछा। रज्जन भड़क उठा। अन्याय हुआ मेरे साथ। आधी अधूरी लड़की हमारे गले धोखे से बांध दी गई, इसलिए चाहिए। कार मिलने से मेरा अधूरापन दूर हो जाएगा? सियोली ने गरज कर पूछा। फिर रज्जन की आंखों में झांकते हुए बोली, आपको शक नहीं हुआ था शादी से पहले कि कोई तो बात होगी जिसकी वजह से इतनी पढ़ी लिखी आप जैसे लड़के से ब्याही जा रही है? एक साथ कई बारूद के ढेर सुलग पड़े थे। रज्जन उठकर खड़ा हो गया था। सियोली के पिताजी तेज आवाज में चिल्लाए, चुप रहो सियोली, ये क्या बेमतलब की बात उठा रही हो? महीने भर से चुप हूँ, अब बस बहुत हो गया। क्या गलती थी मेरी? अपाहिज हूँ, यही ना? और आपने क्या किया? एक मुझसे भी ज़्यादा अपाहिज के साथ मुझे बांध दिया। वो लड़का जो शादी के बाद घर से भाग जाता है, फिर मुआवजे के रूप में कार मांगता है। शादी है या विपदा? मुआवजा किस बात का? बोलते हुए सियोली कांपने लगी थी। लेकिन अभी उसका बोलना पूरा नहीं हुआ था। न शक्ल न अक्ल। आप अपने को गौर से देखिएगा रज्जन, तब समझ में आएगा कि अन्याय किसके साथ हुआ है। रज्जन दहाड़ कर बोला, अब तो इसको मैं नहीं रख सकता, इसको ले जाइए तुरंत। तुम कौन होते हो मुझे रखने या ना रखने वाले? मैं खुद नहीं रखूंगी यहाँ। सियोली ने रज्जन को फैसला सुनाते हुए अपने पिता की ओर भी देखा। आप भी मत घबराना, वहां भी नहीं आऊंगी। पढ़ी लिखी हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ। रज्जन को तब भी चैन नहीं मिला था। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए सियोली के पिताजी से बोला, और अपनी लड़की से कहिए भैया से माफ़ी मांगे। इतना घटिया इल्जाम लगाया है इन पर। सियोली ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, इल्जाम नहीं, सच है ये सब। कल रात मैं किसी काम से छत पर आई तो ये अपनी छत पर बैठे हुए पी रहे थे। मुझे देखते ही इस छत पर कूद पड़े और बोले कि रज्जन नहीं तो क्या, मैं हूँ। रुकते हिचकते सियोली के मुंह से बात निकली। पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि आंखें भरने लगी थी। इसके आगे कुछ बोला ही नहीं गया। कितनी छोटी है ये, मैं तो तब घर पर था ही नहीं, मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका। भैया हाथ उठाकर सियोली की ओर बढ़े ही थे कि अमर ने रास्ता रोक लिया। भैया की आंखों में जागते हुए बोला, सियोली पूरी बात सच कह रही है। आप कल रात पी भी रहे थे, उसकी छत पर भी गए थे। भूल गए क्या? कल मुझसे बोले थे कि गए थे। सियोली के लिए उठा हाथ अमर पर पड़ चुका था। अम्मा सन्न रह गई थी। एक गैर लड़की के लिए दोनों भाई लड़ पड़ोगे? चोट खाए सांप की तरह भैया फुफकार रहे थे। गैर नहीं है ये लड़की अम्मा, रोज पर छत पर तोता मैना बने रहते हैं दोनों। इनका कैरेक्टर कौन बताएगा कैसा है? भैया के कहते ही सबकी निगाहों का केंद्र बिंदु वो दोनों ही हो गए थे। सियोली ने अमर की ओर देखा था, अमर ने अम्मा की ओर, फिर ताऊ जी की ओर और फिर सियोली के पिताजी की ओर देखते हुए कह दिया था, मैं सियोली से शादी करना चाहता हूँ। इतनी देर से सुलगते हुए बारूद के ढेरों में एक साथ विस्फोट हो गया था। अम्मा की दहाड़ सुनाई दी, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? क्या बक रहे हो अमर? ऐसे लोगों की शादी ऐसे लोगों से ही होती है, तुम काहे खुद को झोंक रहे हो? अमर ने आगे बढ़ते हुए अम्मा से पूछा। ऐसे लोग मतलब कैसे लोग?
अम्मा ने पल्लू संभालते हुए पूरी अकड़ से कहा, विकलांग लोग। अमर ने अम्मा के पास जाकर धीर आवाज में पूछा, फिर भैया और भाभी की शादी कैसे होने दी आपने? अम्मा ने बगल में खड़े अमर को सिर उठाकर देखा। अमर ने अपनी बात का मतलब समझाया। अपंगता केवल वही नहीं होती जो दिखती है। चरित्र की अपंगता नहीं गिनेंगी आप? शादी से पहले कितनी लड़कियों से संबंध रहे भैया के, और किस हद तक रहे आपको नहीं पता क्या? चारित्रिक अपंगता होते हुए भी भाभी से कैसे जोड़ दिया आपने उनको? कल रात भी इसी अपंगता के चलते वो बगल वाली छत पर कूद पड़े थे। चुप हो जाओ अमर, भैया चीख कर बोले थे। अमर ने भाभी की ओर देखा। क्रोध और अपमान से चेहरा लाल था उनका। जीवन साथी की ये अपंगता इतने सालों बाद सामने आई। भाभी पैर पटकती हुई तुरंत वहां से चली गई थी। उनके पीछे पीछे समझाते हुए भैया भी दौड़ पड़े, रज्जन भी, और सबके पीछे पीछे अम्मा भी। सच खुलते ही सभा विसर्जित होने लगी थी। सिर्फ दोनों बुजुर्ग ही बचे थे। ताऊजी और सियोली के पिता को देखते हुए अमन ने पूछा, किस हिसाब से आपने ये शादी तय की थी? किस बात को छुपाया? ये बात सामने आती नहीं क्या? हर तरह से बेमीन जोड़ी है ये। आप लोगों ने बनने कैसे दी? ताऊजी की आंखें झुक गई थी। अमन ने हाथ छोड़कर सियोली के पिता से कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन केवल शारीरिक कमी को इतना बड़ा हौवा बना दिया आपने कि अपनी बेटी को क्या नुकसान कर रहे हैं ये भी नहीं देखा आपने। अमर के जुड़े हाथों को उन्होंने कसकर थाम लिया था। उनकी आंखों से गिरते आंसू उन 4 हथेलियों को भिगोते जा रहे थे। ताऊ जी ने भी अमर का सिर थपथपाकर आशीर्वाद दे दिया था। अमर ने मुड़कर देखा, सिवली उसी तरह ओट में खड़ी थी। नजरें एक बार फिर मिली। अमर की नजरें पूछ रही थी, हर सिंगार कितना खिला इस बार? सिवली की नजरें बता रही थी, इतना खिला कि पूरा आंगन भर गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।